नमस्कार, मैं इंजीनियर काशिफ सैफी आप सबका स्वागत करता हूं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे और जानेंगे कि एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम यानी कि एसएससी के जूनियर इंजीनियर परीक्षा के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम जानने वाले हैं। इसके साथ में आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताता चलूं कि आज के इस एग्जाम के बारे में जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना लेक्चर फ्लो बताता हूं। हमारा लेक्चर फ्लो क्या रहेगा? हमारा लेक्चर फ्लो रहेगा, हम सबसे पहले जानेंगे अबाउट द एग्जाम, क्या होता है एसएससी, क्या होता है एसएससी जूनियर इंजीनियर और क्या इसका एग्जाम होता है, किस तरह से उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कौन करवाता है, क्या होता है एसएससी का मतलब, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज अपने फर्स्ट टॉपिक अबाउट द एग्जाम में। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट। इसके अंदर हम अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एसएससी जूनियर केवल एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2017-2018। यहाँ पे 2017-18 लिखने का मतलब ये है कि 17 के अंदर उसका अपकमिंग नोटिफिकेशन आने वाला है और 2018 के जैन या फेब के अंदर एसएससी जूनियर इंजीनियर का प्री एग्जाम हो जाएगा। हालांकि जैसा कि हम आगे अपने टॉपिक्स में देखने वाले हैं, फिर भी मैं क्लियर करता चलूं कि एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। तो हम वो क्या होते हैं, उनके अंदर किस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या उसकी एग्जाम पैटर्न होगा, वो सब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड टॉपिक के अंदर, एग्जाम पैटर्न। और इसके साथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टूड है, इसके अंदर ही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यूरेशन और समझाई जाएगी किस तरह से क्वेश्चन को क्रैक करना है, कितना हमें टाइम मिलने वाला है पर क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। उसके अंदर हम पहले एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे पोस्ट एलोकेशन एंड सैलरी की। पोस्ट एलोकेशन मतलब एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के जरिए आपको भारत सरकार के किस किस विभाग के अंदर ज्वाइनिंग मिल सकती है, किस किस विभाग के अंदर पोस्ट एलोकेशन मिल सकती है। हालांकि मैं इसके बारे में पोस्ट एलोकेशन एंड सैलरी में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस चीज़ का, पर फिर भी मैं पहले बात करता चलूँ कि एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के थ्रू भारत सरकार जो हमें ज्वाइनिंग देती है वो देती है ज़्यादातर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर या सीपीडब्ल्यूटी के अंदर, या फिर मैं बात करूँ तो सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर, ठीक है। तो चलो सेंट्रल वाटर कमीशन है, सीपीडब्ल्यूटी है और एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यह तीनों ही जॉब एक रेप्यूटेटेड जॉब होती है, ठीक है। किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी बीटेक होल्डर के लिए या किसी भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर के लिए यह बात एक स्वप्न की तरह होगी कि वह भारत की आर्मी के साथ एज एन इंजीनियर काम कर रहा है, ठीक है। वो अपने लोगों की सेवा कर रहा है, भारतीयों की सेवा कर रहा है एज एन जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर बहुत एक रेपुटेशन वाली और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली जॉब होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेपुटेशन है, जितनी ज़्यादा बड़ी जॉब है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम जो होता है या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो होती है वो बी ग्रेड पोस्ट होती है, पर उनको ये नहीं पता इसके बाद जो प्रमोशन होने वाला है वो बी ग्रेड से डायरेक्ट ए ग्रेड पोस्ट के अंदर होने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो जॉब होती है बहुत ज़्यादा रेपुटेशन वाली जॉब होती है, चाहे वो एमईएस की हो या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की हो या सीडब्ल्यूसी मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन की हो यानी जल विभाग की जॉब हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जॉब है और रेपुटेटेड जॉब है, ठीक है। अब बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट एंड देयर सोल्यूशन। देखिए हम सब जानते हैं कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होनहार होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है। वह मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी वजह से वह रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को लिया, हमने एक जनरली एनालाइज किया और उनसे इन प्रॉब्लम्स को पूछा, तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली। फिर उसका उन प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और उस सॉल्यूशन को निकालने के बाद हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया है एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर। जो बच्चों को हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी में रहने वाला है कि ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसा क्या होता है कि बच्चे जूनियर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, अपना एकदम 100% देने के बावजूद भी, राइट पाथ पे जाने के बावजूद भी। ऐसा क्या होता है
किस चीज की कमी रह जाती है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले पॉइंट जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस पे। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रैटेजी किसी भी स्टूडेंट को रखनी चाहिए अपनी एग्जाम के थ्रू। एग्जाम के लिए स्टूडेंट को क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए भाई, जैसे कि हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से हमें नोट्स प्रिपेयर करना है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलो, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी चीजें जो आप हमसे इस वीडियो लेक्चर या हमारे और भी जो भी वीडियो लेक्चर्स है उसके लिए पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8003378523 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं theory2practical@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.theory2practical.com, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन है एक, अपने प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन हमारी है क्रैक माई एग्जाम नाम की एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे हमारे साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपना नाम लिखें, जो भी आपका नाम है, मान लिया जाए आपका नाम अमित मिश्रा है। उसके बाद आप अपने एग्जाम के बारे में लिखें, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लिया जाए आप एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या आप असिस्टेंट लोको पायलट, या फिर आप आरआरबी जेईई जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा आप लिखें आप कौन से शहर से नाता रखते हैं, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, और ये तीनों डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। एक बार मैं फिर बताता चलूं, हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर क्या है 8003378523 पे, या फिर आप हमें ये अपनी डिटेल्स जो है हमारी ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं, या आप अपनी ये डिटेल्स हमारी वेबसाइट तथा एप्लीकेशन पे जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो भी कंसल्टेंट होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपकी प्रॉब्लम के बारे में जानेगा और उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके डाउट्स को जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2017 और 2018 में, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। इस वीडियो ट्यूटोरियल को बनाने का मेरा उद्देश्य, जैसे कि मैंने बताया, मैंने जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट और स्ट्रेटेजी पे मैंने बहुत ध्यान दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मेरा उद्देश्य, सबसे पहले हम क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज एसएससी जेईएन एग्जाम, एसएससी जूनियर इंजीनियर। अच्छा, जेईई भी बोलते हैं इसको, जेईएन भी बोलते हैं, ठीक है, बोथ करेक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई ये गलत है। तो एसएससी जेईई एग्जाम की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम होता क्या है। कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, पर अपनी जो मेहनत है उसको राइट डायरेक्शन में नहीं पहुंचा पाते, उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, ठीक है। उन्होंने जो अपनी प्लानिंग करी होती है या उनके जो पाथ होते हैं, हालांकि वही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी वही बुक कर रहे हैं, वही बुक से पढ़ रहे हैं जो किसी और जो कोई और सिलेक्शन लेने वाला लड़का जिस बुक से पढ़ता था, पर दोनों की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। एक बच्चा क्यों सिलेक्शन नहीं पा पाता है, तो इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, और हमारी एजुकेशन को और इजी बनाने के लिए, ठीक है, हमें कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, कैसे हमें एग्जाम देना है, किस तरह से हमें एग्जाम का मैनेजमेंट बिठाना है, एग्जाम के अंदर बैठ के किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने, ठीक है, किस किस मार्क्स के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिलेवेंट ट्रेड्स के हैं या जो भी है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है ताकि आप लोगों की हेल्प हो एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में कुछ एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अबाउट द एग्जाम। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट अबाउट द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी एक हमारी जो होती है वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है, ठीक है। एसएससी जिस तरह से हमारे स्टेट बोर्ड होते हैं, बीएसईआर है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई है, या फिर अगर हम जॉब के लिए बात करें जैसे हमारा आरपीएससी होता है, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी तरह हमारा एक बोर्ड होता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी जो है वो हमारी एक कंडक्टिंग बॉडी होती है। कंडक्टिंग बॉडी उसे कहा जाता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम क्रैक करने के बाद, पास होने के बाद आपको बहुत सारी जगह पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जिनमें से मैंने कुछ के नाम बताया था आपको, जैसे एमईएस होती है, सीडब्ल्यूसी होती है या सीपीडब्ल्यूटी होती है। ये हर साल अपने अपने डिपार्टमेंट में वेरियस वैकेंसीज निकालती हैं, ठीक है। जैसे मैकेनिकल के लिए निकाल दी, सिविल के लिए निकाल दी और इलेक्ट्रिकल के लिए निकाल दी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाल दी। उन्होंने अपनी वेरियस वैकेंसीज निकाली जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो एमईएस को अपना अलग पेपर करवाना पड़ेगा, अगर उसको अपनी वैकेंसीज निकालनी है तो उसको अपना रिक्रूटमेंट अलग निकालना पड़ेगा, अलग से नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, उसका अलग पेपर करवाएंगे, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन होगा उसको अपना अलग पेपर करवाना पड़ेगा, या जो हमारा सीपीडब्ल्यूटी होगा उसको अपना अलग से पेपर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग अपने अलग अलग रिक्रूटमेंट ना निकाल के ये अपनी रिक्रूटमेंट को निकालते हैं एक ही बॉडी के थ्रू, वो है एसएससी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये तीनों मिलके एसएससी को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कहते हैं, और फिर एसएससी जो है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है एमईएस, सीडब्ल्यूसी और सीपीडब्ल्यूटी के लिए अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये होता है हमारा एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता पड़ गया अबाउट द एग्जाम के साथ साथ कि आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर के बाद किस किस जगह पे पोस्टिंग मिल सकती है। आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पे पोस्टिंग मिल सकती है, सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर पोस्टिंग मिल सकती है, या सीपीडब्ल्यूडी के अंदर पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि हम आगे बात करेंगे तो आगे भी हम बात करने वाले हैं, जब हम नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कौन सी ब्रांच है उसके लिए एलिजिबल होती है। जब हम एलिजिबिलिटी में देखेंगे और नंबर ऑफ पोस्टेज में देखेंगे किस ब्रांच के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज लगभग हर फील्ड के अंदर आती है। तो ये सारी बातें भी हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एसएससी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया, ठीक है। एसएससी क्या है, एक हमारी कंडक्टिंग बॉडी होती है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है जो सिर्फ एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है, ठीक है। जैसे कि सीजीएल के एग्जाम होते हैं, सीपीओ के एग्जाम होते हैं, सेम उसी तरह जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तथा ये भी बात है कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होगा वो नॉन टेक तथा टेक्निकल दोनों पैटर्न पे आता है, ठीक है। तो एक बात अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, हालांकि नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पैटर्न में आता है, उस सिलेबस के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, पर हमें एक एडवांटेज मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इस एग्जाम के अंदर कि कोई कॉमन पेपर नहीं होता टेक्निकल का। हाँ, हालांकि नॉन टेक्निकल का कॉमन पेपर होता है, पर फिर भी कट ऑफ सबकी अलग अलग निकलती है, ठीक है। जैसे मैंने किसी भी 3 ब्रांच को उठा लिया, एक्स, वाई, जेड, कोई भी 3 इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं, क्योंकि अभी मैं इनके नाम इसलिए क्लियर नहीं कर रहा क्योंकि आगे जब एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी में पढ़ाऊंगा तो इनको डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। कोई भी 3 ब्रांच होगी, एक्स, वाई, जेड, और कोई 3 स्टूडेंट है 1, 2, 3। तो जो एक्स ब्रांच का स्टूडेंट है 1, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच के स्टूडेंट को अपनी खुद की ब्रांच के स्टूडेंट के साथ ही कंपटीशन होगा, कोई कॉमन पेपर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एसएससी जीएन का जो एग्जाम है, चलो एक्स वाई जेड के नाम ही लेते हैं, मान लिया सिविल है, मैकेनिकल है और तीसरी कोई भी एक ब्रांच है, चलो नाम ले लेते हैं ई है, ठीक है। ये तीनों ब्रांच है, ठीक है। तो अब सिविल के स्टूडेंट को सिर्फ सिविल के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है, मैकेनिकल के स्टूडेंट को सिर्फ मैकेनिकल के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है, और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है। इन तीनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता। जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल होता है, कॉमन पेपर होता है सबके लिए, आपका ऑल ओवर इंडिया है ना, कंपटीशन है, 1 पोस्ट 2 पोस्ट जितनी भी पोस्ट निकलती हैं, चाहे कितनी भी पोस्ट निकले, मान लिया जाए 1000 पोस्ट भी निकल रही हैं या 500 पोस्ट निकल रही हैं, तो उसमें भी एक पोस्ट के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया का हर फील्ड का बंदा वो एग्जाम दे सकता है। बस ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो बीए का हो, बीटेक का हो, बीकॉम का हो, या बीबी हो, एमबी हो, किसी भी फील्ड का है, बीएससी या एमएससी, वो उस एग्जाम को कर सकता है। पर ऐसा हमारे जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर नहीं होता है। जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर एक स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है या डिप्लोमा है तो भी आपके पास एक अपनी अपनी ब्रांच का होना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जाम के हमारे अपने कुछ फायदे होते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है खुद हमारे दोस्तों से या हमारे ब्रांच के लोगों से है, हमें और बाकी किसी ब्रांच से कोई जो है कंपटीशन नहीं है। तो ये एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी टेक्निकल एग्जाम में, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। अनलाइक आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम, वो वैकेंसीज तो अलग अलग निकालते हैं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, कंप्यूटर साइंस, जो भी वैकेंसी निकालते हैं वो अलग अलग निकालते हैं वो वैकेंसीज, पर
उनका जो पेपर आता है वो हमेशा कॉमन आता है, मतलब आपको एक पेपर दिखाई देगा जिसके अंदर जीएस भी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी होगी जिसको वो जनरल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी होगी, जिसके अंदर सिविल भी होगी, उसके साथ साथ मैकेनिकल के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरह का पेपर नहीं होता है। तो ये हमने जाना यहाँ पे अबाउट द एग्जाम एसएससी जूनियर इंजीनियर। अब हम बात करेंगे एग्जाम डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की। मैंने अपने बोर्ड पे कुछ चीजें लिख रखी हैं यहाँ पे। ये एग्जाम डिटेल्स हैं। एक्चुअली एग्जाम क्या है जिसके बारे में भी हमने अबाउट द एग्जाम पढ़ा था, तो उसी तरह ये हमारी एग्जाम की डिटेल्स हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। अभी अभी हम जो भी थोड़ा टेंटेटिव आइडिया है इस एग्जाम के बारे में, किस एग्जाम के अंदर कितनी वैकेंसीज निकलने वाली है और किस तरह से एग्जाम होने वाला है। अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आना बाकी है, ज्यादातर अगस्त के लास्ट वीक के अंदर आ जाएगा। चलो वो एग्जाम इंपॉर्टेंट डेट्स में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात एग्जाम डिटेल्स में कि नेम ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का नाम क्या है? एग्जाम का नाम है एसएससी जेई एग्जाम, यानी एसएससी जूनियर इंजीनियर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2017-2018। ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है? एग्जाम का लेवल है ऑल ओवर इंडिया। ऑल इंडिया एग्जाम होता है ये आपका पूरे एक ऑल इंडिया लेवल पे, और इसके थ्रू आपको जो ज्वाइनिंग भी मिलेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगी। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार के अधीन कार्य करना। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम मोड क्या होने वाला है? एग्जाम मोड है हमारा दो एग्जाम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि भाई एक तो हमारा पेपर 1 होता है, एक होता है हमारा पेपर 1, ठीक है, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं या प्री एग्जाम बोलते हैं, और दूसरा होगा हमारा पेपर 2, इसको हम मेंस भी बोलते हैं, मेंस एग्जाम। ठीक है, ठीक है। पेपर 1 जो होगा हमारा उसका मोड होता है एग्जाम का ऑनलाइन, मतलब कि आपको ये ऑनलाइन एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसको हम कई बार सीबीटी भी बोलते हैं। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपके कुछ जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कंप्यूटर पे बैठ के, मतलब कंप्यूटर आपको दे दिया जाएगा और उस तरह से वो क्वेश्चंस करने होंगे ऑनलाइन मोड में। और जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, वो स्टूडेंट जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब उन बच्चों का एग्जाम होता है मेंस का। ध्यान रखिए, पेपर 1 जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, और जो पेपर 2 है वो हमारा सब्जेक्टिव यानी कि कन्वेक्टिव टाइप है। कन्वेक्टिव टाइप है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट जो आपकी ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिकल का है तो आपको सिर्फ मैकेनिकल के कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, कन्वेंशनल मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अंदर कोई ऑनलाइन नहीं है, ये रिटन एग्जामिनेशन है। क्या है ये? WE मतलब रिटन एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम मोड होते हैं। पेपर 1 होगा ऑनलाइन और पेपर 2 होगा ऑफलाइन मोड में। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस साल कितनी है? अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं है, पर फिर भी हमारा एक टेंटेटिव आइडिया है कि लगभग 1173 वैकेंसीज इस बार निकलने वाली है। और इन वैकेंसी के अंदर थोड़ा अंतर हो सकता है, तो हम इसको लगभग 1200 अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं। 1200 अप्रॉक्सीमेट जो है हमारी वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, इस साल जो हमारे एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो लगभग 1100 से 1200 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब हम बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, तो एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है? जहां तक हमें आइडिया, टेंटेटिव आइडिया है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त ऑफ 2017 तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ठीक है, और इसका जो फॉर्म होगा कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के अंदर इसका फॉर्म भरा जाएगा, और इसकी डेट है 9 सितंबर 2017। ठीक है, यानी 9 सितंबर 2017 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 9 अक्टूबर 2017, मतलब आपको एग्जैक्ट 1 महीना मिलने वाला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स को मद्देनजर एसएससी कई बार इसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसको थोड़ा सा डिले कर देती है, जैसे 9 से 11 या 15 कर दिया इस तरह से, बट कई बार नहीं करती है। तो हमें इस चीज को पहले से नोटिफाई करना है कि 9 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, और एक टाइम पे ही फॉर्म भरना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कंडीशंस हमारे से एडवर्स होती हैं और ये नहीं हो इसको आगे डिले नहीं कर पाता है, तो इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं अक्टूबर के बाद हमारा जो एग्जाम होने वाला है प्री, यानी ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाला है वो होगा
5 से 7 जनवरी 2018 के बीच में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा इसलिए बहुत सारे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं बहुत सारे सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 2 या 3 दिन ये एग्जाम के लिए एसएससी जो है लेती है जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर एग्जाम का रिजल्ट जो है 1 महीने बाद मार्च 2018 तक रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे उन बच्चों के लिए वापस से अप्रैल या मई या इन दोनों के बीच में, अप्रैल या मई के बीच में एग्जाम जो है मेंस का वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एसएससी का एग्जाम शेड्यूल रहने वाला है इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद क्या होता था पहले के एग्जाम्स में कि आपने मेंस क्लियर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ करता था, पर अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे इंटरव्यू को टर्मिनेट कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमें सिर्फ 2 एग्जाम निकालने हैं और 2 एग्जाम निकालने के बाद हम जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस एग्जाम, ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, एग्जाम पैटर्न एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि पेपर्स का, मोड ऑफ एग्जाम का, सब्जेक्ट क्या होंगे, उसके एमएम मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या होने वाले हैं, और उस पेपर की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले बात करता हूं अपने पेपर में, पहला है पेपर 1, इसको मैंने लिखा है पेपर 1 या आप इसको प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं। किस तरह का होगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, एग्जाम का मोड होने वाला है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या जिसको हम और भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। चलो हम टेबल बना के भाई पहला देखते हैं। पहला जो हमारा जो पेपर होने वाला है, पेपर के अंदर जो एक सब्जेक्ट आने वाला है वो है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मैक्सिमम मार्क्स यहां लिख देंगे, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो भाई हमारे एसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा। तो 50 क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ज्यादातर कैसी रीजनिंग हो सकती है, वर्बल रीजनिंग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे डाइस के, डायरेक्शन के, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे स्ट्राइक होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे रिलेट करते हैं डायरेक्ट, कि आप उस समय एग्जाम में उपस्थित हैं तो किस तरह से उपस्थित है, सिर्फ एक फिजिकल रूप से उपस्थित है या मेंटली भी आप एग्जाम के अंदर ही बैठे हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, लास्ट ईयर 2015 का, लास्ट ईयर 2015 का जब एग्जाम हुआ था एसएससी जूनियर इंजीनियर का, तब यह क्वेश्चन आया था कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक इंजन है वो 150 kmph मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तथा साथ में 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, 2000 किलोमीटर्स की, और उस इंजन की चलने की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ के अंदर जा रहा है। तो अब जो उसका स्मोक प्रोड्यूस होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसकी हमें ऑप्शन दे रखे थे कि भाई नॉर्थ टू साउथ होगा या फिर ईस्ट टू वेस्ट होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा, या नो डायरेक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है नो डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्लेरिफाई किया है, क्वेश्चन के अंदर क्लेरिफाई किया है कि वो इंजन एक इलेक्ट्रिक इंजन है, ठीक है। तो अगर हम उस टाइम एग्जाम के अंदर मेंटली भी प्रेजेंट हैं तो हमें अगर हम एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, हम वहां पे मेंटली प्रिपेयर है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि हमें क्वेश्चंस पढ़ना है। पहले हमें ये पढ़ना है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो सवाल है वो हमसे पूछना क्या चाहता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रॉब्लम्स में, पर फिर भी बताता चलो कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि तुरंत जुट जाते हैं उसका आंसर निकालने के लिए। वो एक बार भी ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो सवाल के अंदर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर हम उस सवाल को ढंग से पढ़ लें, एक बार या 2 बार उस सवाल को हम ढंग से पढ़ लें, तो शायद हम अपने क्वेश्चन को, अपने सवाल के जवाब को एक बार के अंदर बिल्कुल सही एक्यूरेटली स्ट्राइक कर सकते हैं,
ठीक है, परंतु ऐसा ज्यादातर स्टूडेंट नहीं करते हैं, वो सवाल पे ध्यान ना देके सीधे उत्तर आंसर पे ध्यान देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। और बिकॉज ऑफ एसएससी का एग्जाम है तो टाइम तो लिमिटेड होना है, मतलब हमें 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर, 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन करने हैं। और आप वहां पे जो है डायरेक्शन निकालने बैठ गए, आपने बोला नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट ही होना है, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक इंजन था, तो वहां पर थोड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 50, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वो होगा हमारा जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, जीके, करंट अफेयर, जीएस। जीएस के अंदर हमारे आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सॉरी बायोलॉजी, ठीक है। तो इन 3 चीजों से जो है ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी 50 आते हैं, 50 क्वेश्चन ही आएंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स भी 50 होने वाले हैं। अब जो हमारा तीसरा पार्ट आने वाला है, जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है हमारा रिलेवेंट ट्रेड का कोर टेक्निकल पार्ट, तो उसको कहेंगे हम टेक्निकल पार्ट। इस टेक्निकल पार्ट, जैसे आप सिविल के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 100। टेक्निकल पार्ट है, हमेशा कोई भी कॉमन पेपर नहीं है, रिलेवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो 100 क्वेश्चन कोर आपसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के पूछे जाएंगे। जो अगर आप सिविल के हैं तो आपसे क्वेश्चंस जो हैं कोर पूछे जाएंगे ओनली सिविल इंजीनियरिंग के, या अगर आप मैकेनिकल के हैं तो सिर्फ मैकेनिकल के, और दूसरे कॉमन एग्जाम की तरह नहीं होने वाला। जैसे रेलवे बोर्ड एग्जाम करवाता है तो वो कॉमन पेपर दे देता है अलग अलग वैकेंसी निकाल के, नहीं, एसएससी जो है एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करता है और बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंपटीशन अब हो जाता है ना, वो सिर्फ अब हमारी ब्रांच के बच्चों से है। भाई एक आरआरबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया मैकेनिकल के लिए, ठीक है, उसने बोला मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, और उसने पेपर एक कॉमन दे दिया जिसके अंदर दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग आ रही है। तो उस वक्त जो हमारा कंपटीशन हो जाएगा, एक मैकेनिकल वाले बच्चे का कंपटीशन किससे हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे से भी हो जाएगा। पर जब हम एक टेक्निकल पार्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं, अब इस वक्त हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रांच के बच्चों पर है, ठीक है, हमारे ब्रांच के बच्चों से हमारा कंपटीशन है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी ब्रांच को किस तरह से अपनाया है, कितना अपनाया है, जो हमारे क्वेश्चंस हम कितने अच्छे तरीके से कर सकें, और आपने किस टीचर को फॉलो किया है, किस कोर्स को फॉलो किया है, जो आपको इन सब क्वेश्चंस करने के लिए एक गाइडेंस, जनरल गाइडेंस, बहुत अच्छा एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये 100 क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे टेक्निकल पार्ट से आते हैं और इसके मार्क्स भी 100 होते हैं। तो यहां से हमें एक बात पता पड़ रही है कि ईच क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3। एनएम लिख रहा हूं, जिसको एनएम का मतलब है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200, टोटल हमारे 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, और उस 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब इन तीनों को मिला के हमें मिलते हैं 2 आवर्स, इट मीन 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स में आपको ये 200 क्वेश्चन जो हैं वो स्ट्राइक करने होते हैं। थोड़ा सा सोच के भी डिफिकल्ट सा टास्क लगता है, 2 आवर्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा सोच के डिफिकल्ट टास्क लगता है कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में आप कैसे कर सकते हैं। पर अगर आपने राइट पाथ लिया, राइट पाथ चुना, राइट गाइडेंस लिया है, तो यकीन मानिए आप 100 मिनट के अंदर 100 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है, मैंने खुद ने फील किया है, ऐसे एग्जाम्स के अंदर 100 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के मैंने 40 मिनट्स के अंदर किए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक राइट पाथ अपनाते हैं, ठीक है, एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा टेक्निकल पार्ट है। अगर हमें इसके अंदर स्कोरिंग पार्ट निकालना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट जो होता है, वैसे तो तीनों स्कोरिंग है, पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है हमारा रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का। बिकॉज ऑफ ये एक टेक्निकल एग्जाम है तो हमसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस या जो ये चीजें पूछी जाती हैं
टफ लेवल की ना पूछ के एक मॉडरेट लेवल की पूछी जाती है, जिसको क्योंकि हमें भी 100 क्वेश्चन टेक्निकल भी तो करने हैं। ऐसा तो है नहीं कोई हमारा सीजीएल का एग्जाम है नॉन टेक का, उस नॉन टेक एग्जाम के अंदर हमें जो भी करना है बस नॉन टेक एग्जाम ही करना है। भाई हमें तो यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, या मैं कहूँ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। एक तो हमें नॉन टेक निपटाना है, नॉन टेक के अंदर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहले आप रीजनिंग करो बैठ के, उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए देश के अंदर क्या चल रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या बोलती है, केमिस्ट्री क्या बोलती है, बायोलॉजी क्या बोलती है, साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज हिस्ट्री में क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। साथ में हमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकल पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से हमें भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जब दे रखी क्वेश्चंस करने की, तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी हमारे लिए जो हमारा बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो भी रखता है इन क्वेश्चंस के लेवल को हल्का सा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ले आता है। हाँ, हालांकि फर्जी नहीं करता क्योंकि एक स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसका खुद का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो इस एग्जाम को फर्जी नहीं कर सकता है, पर एक मॉडरेट लेवल पे ले आता है, जिससे बच्चे इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न होता है तथा हमने देखा इसके साथ साथ हमारे मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहने वाला है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये तो हमने बात करी ओनली पेपर 1 की। अब मैं बात करता हूं पेपर 2 की। जो बच्चे पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं उन बच्चों का एक और एग्जाम होता है, वो है हमारा पेपर 2 या एसएससी का मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो इस चीज का होगा। तो भाई पेपर 2 कैसा होता है मैंने आपको बताया था। पेपर 2 का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है, पेपर 2 का मोड ऑफ एग्जामिनेशन है हमारा ऑफलाइन, यानी हमें बकायदा जिस तरह से यूपीएससी में आईएएस और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होती है, यानी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम ईएससी जिसे बोला जाता है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है यहाँ पे हमारा एसएससी यूपीएससी को। तो मैं बात करता हूँ पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 के अंदर जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो होगा ऑफलाइन, मतलब हमें बकायदा लिखना पड़ेगा, कॉपी मिलेगी हमें, ऑफलाइन होगा, और इसको बोल सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव नहीं है, कन्वेक्टिव है। कैसा है? कन्वेक्टिव है, ठीक है। कन्वेक्टिव एग्जाम है, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम है। उसके बाद अगर इसके अंदर सब्जेक्ट करें तो अब यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पूछा जाए। आपने एक बार जब अपना प्री क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपसे कोर टेक्निकल पूछा जाएगा, ओनली कोर आपकी ब्रांच का, जो भी आपकी ब्रांच है प्योरीफाई करके उसी से पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव यानी कि कॉन्वेक्टिव क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी ब्रांच है? मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, या इस साल अगर और किसी ब्रांच को भी एसएससी ऐड करता है तो, ठीक है। तो इन सब के अपने खुद के क्वेश्चंस आएंगे कोर ब्रांच के। जैसे अगर सॉम की बात करें तो मान लिया जाए आपसे किसी बीम का डिफ्लेक्शन निकालने पूछ लिया जाए किसी डबल इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है, या एरिया मूवमेंट मेथड से, तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आएंगे, है ना। या फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ड्यूरेशन क्या रहने वाली है इस एग्जाम की? इस एग्जाम की ड्यूरेशन रहने वाली है 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। इस एग्जाम की ड्यूरेशन जो है वो भी 2 आवर्स है, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 का होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टोटल मार्क्स जो होंगे प्री को और मेंस को मिला के 300 होने वाले हैं। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है पेपर 2, ठीक है। हो सकता है इस बार एग्जाम के अंदर कोई पैटर्न चेंज हो जाए, 300 का ये पेपर हो और 200 का हमारा पेपर 1 हो, टोटल 500 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पेपर 2 को सिलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या क्या होती है इस पेपर के अंदर? भाई लैंग्वेज होती है हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। जो चाहे आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो एसएससी आपसे बकायदा पूछता है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि हम देखते थे ऑफलाइन पेपर्स जब हमारे होते थे तब क्या होता था, एक पार्ट में हिंदी लिखा हुआ आता था और एक पार्ट के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ आता था, है ना। मतलब एक पार्ट में तो हिंदी में क्वेश्चंस होते थे और एक पार्ट में इंग्लिश में क्वेश्चन होते थे। आजकल ऑनलाइन में क्या होता है भाई, एक क्लिक होता है ऊपर, वहां से आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश के अंदर है और आपने जो लैंग्वेज चुनी थी वो आपने हिंदी चुनी थी, तो इस तरह का साइन आएगा बना हुआ, पर आपको वह लैंग्वेज के अंदर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऊपर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लैंग्वेज कौन कौन सी है? बोथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। क्योंकि भाई ये जो एग्जाम है हमारा जूनियर इंजीनियर का वो
बीटेक और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दोनों पोस्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमने बात करी यहाँ पे हमारे एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एज की एलिजिबिलिटी क्या होती है, बीटेक या डिप्लोमा डिग्री क्या क्या चाहिए होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होती है भाई, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है तो इतना तो अंडरस्टूड होगा कि 10th-12th तो मांगेंगी। तो मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूं, या तो आपके पास बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कितने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, 4 इयर्स, ठीक है, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो 3 साल का, 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। पर कौन कौन सी ब्रांच इस एग्जाम को दे सकती हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमने देखा बीटेक की डिग्री चाहिए तथा डिप्लोमा चाहिए। बीटेक स्लैश मतलब पब्लिक डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड्स, जो भी हमारी ट्रेड है मतलब रिलेवेंट ब्रांच। कौन कौन सी ब्रांच एग्जाम दे सकती हैं? सिविल इंजीनियरिंग, बल्क वैकेंसीज निकलती हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट पे निकल सकती है? सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर निकल सकती है, ठीक है, सीपीडब्ल्यूटी में निकल सकती हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर निकल सकती हैं, एमईएस के अंदर निकल सकती हैं। अभी बात करने वाले हैं हम पोस्ट एलोकेशन एंड सैलरी के अंदर उसकी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं या डिप्लोमा होल्डर जो भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। इसके साथ साथ जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहां कहां जा सकते हैं? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जा सकते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर भी जा सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा इस एग्जाम के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो हमारे पास या तो डिग्री होनी चाहिए बीटेक की, यानी कि आप या तो आपके पास डिग्री हो बैचलर इन टेक्नोलॉजी और बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग। कुछ यूनिवर्सिटी बीटेक की जगह बीई देती हैं अभी भी, पहले बीई दिया करते थे, अब बीटेक देते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी देते हैं, पहले बैचलर इन इंजीनियरिंग दिया करते थे। या फिर आपके पास डिप्लोमा हो रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, जैसे आपके पास अगर मैकेनिकल का 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो भी यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, इसके लिए एग्जाम देने के लिए आप एसएससी जेईई के एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड है, या आपके पास इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है या सिविल इंजीनियरिंग का है, तो भी आप क्वालिफाइड हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की, या एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। भाई अगर हम बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अलग एज लिमिट निकालता है। जैसे कि जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो अपनी एज रखता है नॉट एक्सीडिंग देन 32 ईयर्स। देन 32 ईयर्स मतलब 32 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एससी और एसटी के अंदर रिलैक्सेशन है, ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है एज कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो मतलब जो सीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी है वो 32 ईयर्स से ज़्यादा अलाउ नहीं करता है और मिनिमम लिमिट होनी चाहिए 18 ईयर्स। तो मैं इस बात को यहाँ पे जनरलाइज कर सकता हूँ। मैंने सभी वैकेंसीज को, सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को देके जनरलाइज किया कि इस एग्जाम को देने के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए
जो हमारी एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 ईयर्स टू 32 ईयर ओल्ड तक हो सकती है। ठीक है, तो 18 साल से 32 साल के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल कास्ट होती है हमारी, जैसे SC है, ST है, OBC है, इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ रिलैक्सेशन देती है, या SSC जो है भाई, SSC भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग ही होती है, तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन देती है। तो ये तीनों अलग अलग हैं। ये सब अगर आप 18 साल से 32 साल तक हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हैं। हर एक, अब जो SC ST OBC के लिए है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग एज रिलैक्सेशन देता है। ठीक है, तो आप जो भी इसके बीच में आते हैं वो इस एग्जाम को आराम से फाइट कर सकते हैं, इसके लिए आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट एलोकेशन एंड सैलरी की। तो हम बात करते हैं पोस्ट एलोकेशन एंड सैलरी की। तो यहाँ पर मैंने इस एक टेबल के अंदर दो चीजें स्पेसिफाई करी हैं। पहला तो कौन कौन से हमें डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, पोस्ट तो हम सबको पता है जूनियर इंजीनियर की ही पोस्ट है। फिर इन हैंड हमें सैलरी कितनी मिलेगी, जो ज्यादातर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है इस पोस्ट के ऊपर। तो बात करते हैं पहले डिपार्टमेंट की। पहला डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके थ्रू जब आप इसके अंदर जब आप एग्जाम देते हैं और JEN बन जाते हैं तो ये किस किस के लिए एलिजिबल है, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट निकलती है जूनियर इंजीनियर के अंदर, वो जो है वो काफी बल्क में निकलती है। जैसा आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी सिविल और मैकेनिकल दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है सबके अंदर सिविल इंजीनियरिंग तो आ रही है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत स्कोप है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर जा सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी और बहुत रेप्यूटेटेड पोस्ट है। पहली बात तो ये कि आप भारत सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आप भारतीय आर्मी मतलब भारतीय सेना जो है इंडियन आर्मी, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो अपने आप में ये जॉब एक तो खुद सेटिस्फैक्शन वाली है कि चलो ठीक है, हम लोग जो है आर्मी को इस तरह ज्वाइन नहीं कर सकते। मान लिया जाए हमारे पास डिग्री है या डिप्लोमा है और हम अपने देश को, अपनी आर्मी को सेवा देना चाहते हैं जाके, तो हम SSC JEN के एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं और MES के डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों इंजीनियरिंग इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा MES के अंदर क्वांटिटी सर्वेइंग भी शामिल होता है। इस क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर हम मैकेनिकल इंजीनियर भी जा सकता है और सिविल इंजीनियर भी जा सकता है, बट प्रेफरेबल सिविल इंजीनियर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे वापस से आते हैं टेबल पर, डिपार्टमेंट के थ्रू पोस्ट, ग्रेड पे और इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। अच्छा, मैंने जो सैलरी लिखी है यहाँ पे इन हैंड सैलरी लिखी है बेसिक के बाद जो आपका प्रोविडेंट फंड जो कट जाता है उसके बाद की जो सैलरी है मैंने यहाँ पे वो लिखी है। ठीक है, पहला डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, इसकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, और बोथ दोनों के लिए हो सकता है बोथ। ग्रेड कौन सा होगा आपको बता दें, जो SSC जूनियर इंजीनियर होता है उसका ग्रेड B होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह हर वैकेंसी के अंदर ग्रेड B है। इसके ऊपर जो होता है वो ऑफिसर पोस्ट होती है, जैसे IAS UPSC के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं उनका ग्रेड A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड पे क्या रहने वाली है, ग्रेड पे रहने वाली है 4200 रुपये, यानी कि 4200 रुपये या 4200 रुपीज़ यहाँ पे हमारी ग्रेड पे होगी। और जो हमें इन हैंड सैलरी मिलेगी 29455 से लेके 33907 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके बीच में हमें इन हैंड सैलरी प्राप्त होती है। किस तरह से भी PF कटने के बाद या बहुत सारी चीजें कटती हैं, उसके बाद हमें किस तरह की सैलरी प्राप्त होगी। हम अगर दूसरा देखें CPWD मतलब कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये भी ग्रेड पे B पोस्ट है। ग्रेड पे इसका 4200 है या 4200 रुपीज है। इसके अलावा 29455 से 3907 तक। तो ये जो हमारी इन हैंड सैलरी है वो हमारे हर एक चीज के लिए कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ग्रेड पे रहने वाला है वो भी पूरा कॉमन रहने वाला है 4200। तो हमें ये बात यहाँ से क्लेरिफाई होती है कि SSC जूनियर इंजीनियर का जो ग्रेड है ग्रेड B है और ग्रेड पे जो है 4200 है। ग्रेड B सीधी सी बात है
आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो ग्रेड बी से आपका प्रमोशन भी होगा, तो आप ग्रेड बी पे लग के डायरेक्ट ग्रेड ए पे पहुंच सकते हैं। 5 साल, 6 साल, 10 साल जो भी आपका अकॉर्डिंग टू वर्क होता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है प्रमोशन की, उसके अकॉर्डिंग आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं अपने ऊपर। मतलब आपको ए ग्रेड पोस्ट मिल जाएगी 5 या 6 साल के अंदर, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 साल के अंदर आपको ग्रेड बी पोस्ट से ग्रेड ए पोस्ट पे आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, और ग्रेड पे भी हमारा उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियर या एक्सजीएन या आईएएस की तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है, अगर आप एईएन भी बनते हैं तो आपकी ग्रेड भी इंक्रीज हो जाएगी और ग्रेड पे भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही सीपीडब्ल्यूटी का देखा हमने, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और कई बार मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी भी निकालता है। शायद इस बार नहीं निकाली है, और अभी बिकॉज ऑफ कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है, तो उसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएं और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट भी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि 2 साल पहले की वैकेंसी में यहाँ पे शामिल थी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल भी जा सकता है। ग्रेड बी रहने वाला है, 4200 आपकी ग्रेड पे होगा, और 29455 से 33907 के बीच में आपकी सैलरी होगी। फिर हम बात करें अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, एमईएस की, तो यह एक बहुत ही एक ख्वाब की तरह होता है एक इंजीनियर के लिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर काम करना। बहुत रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, मिलिट्री का ही ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आपका क्या क्या काम होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मिलिट्री के जो भी आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे मान लिया जाए आप बॉर्डर लाइन ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, वहाँ पे जो जो आपके प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनाया जाएगा, इंचार्ज बनाया जाएगा। आपके अंडर बहुत सारे जो टेक्नीशियंस होंगे या बहुत सारे लेबर पोस्ट कार्य करेगी। मतलब एक बहुत ज्यादा, एक तो पावर वाली पोस्ट है, ठीक है, थोड़ी एक कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी रेपुटेटिव पोस्ट है, और सोशल रेपुटेशन बहुत है, क्योंकि अपने आप में मिलिट्री से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मिलिट्री वह चीज है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, बहुत रेपुटेशन वाली पोस्ट होती है मिलिट्री की। और मिलिट्री के अंदर ग्रेड बी की पोस्ट होना, ग्रेड बी के ऊपर जो पोस्ट आती है ग्रेड ए, उसमें आपके साथ ब्रिगेडियर होंगे, तो मतलब आपको ब्रिगेडियर, अगर आपका एक प्रमोशन हो जाता है ना, तो आपको ब्रिगेडियर वाली जो ग्रेड है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, एक्सजीएन मान लिया आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं मिलिट्री के अंदर, तो आपकी जो पोस्ट इंक्रीज होगी, तो एक तरह से बहुत ही अच्छी रेपुटेटिव जॉब है। फिर अगर एमईएस करें, एमईएस के अंदर क्वांटिटी सर्वेइंग की बात करें, तो ये भी हमारी ग्रेड बी पोस्ट होती है, और उसका ग्रेड पे जो होता है 4200 या 4200 रुपीज होता है, और इनकी सबकी सैलरी कॉमन डिसाइड कर रखी है 29455 से 33907 रुपीज INR, इंडियन नेशनल रुपीज के बीच में। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी पोस्ट एलोकेशन और सैलरी की। अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक जूनियर इंजीनियर की, एज अ जूनियर इंजीनियर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उसके सुपरविजन के लिए एक इंचार्ज बनाया जाता है, सुपरवाइजर बोला जाता है जिसको। तो उस वर्क का सुपरविजन जो करेगा एक जूनियर इंजीनियर ही करता है, उस वर्क का सुपर वर्क जो होगा। इसके अलावा जितनी भी उस प्रोजेक्ट के लिए आपको अपने लेवल पे प्लानिंग करनी है, ठीक है, जैसे आपके ऊपर कोई एक ऑफिसर पोस्ट थी, उसने आपको बता दिया कि अब हमें, मान लिया मैं बात करता हूं सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करता हूं, कि अब हमें इस जगह पे इतनी सप्लाई पहुंचानी है वाटर की, और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो उसकी प्लानिंग करना, मतलब लोगों के हित के लिए, देश की जनता के हित के लिए आप कार्य कर रहे हैं, देश की जनता की सेवा के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मैं, पहली बात तो हम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का थोड़ा कॉस्ट रिड्यूस करें, किस तरह से हम अपने हर घर तक या फिर जिस भी जगह हमें सप्लाई देनी है भरपूर सप्लाई दें, और हमारा प्लान जो है फेलियर ना हो। तो ये सब चीजें प्लानिंग के अंदर आने वाली है। फिर कभी कभी आपको अकाउंट्स की भी जिम्मेदारी दी जाती है, या स्कीम एग्जीक्यूशन हो सकता है, असिस्टेंट सुपीरियर्स हो सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इज द बॉस ऑफ दिस सेक्शन, देयरफॉर ही विल हैव द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रीफिंग अप अबाउट देयर सेक्शन। मतलब कि आपको एक पूरे सेक्शन का बॉस बना दिया जाएगा। खुद सोचिए, भारत सरकार के अधीन आप कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार आपको एक पूरे सेक्शन का बॉस बना देता है, आपको एक सेक्शन का सीनियर इंचार्ज बना देता है, एक सुपरवाइजर बना देता है।
तो वहां पे एक बहुत पावर वाली जॉब होगी और एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब भी है, क्योंकि अगर भारत सरकार हमसे कोई काम ले रहा है तो हमें उसको सही करके बताना है और हमारे देश की जनता के लिए हित में कार्य करना है। तो इतने सारे जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सब कार्य आते हैं हमारे एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम जूनियर इंजीनियर का, उसके अंदर वो सारे कार्य आते हैं। अब हम देखेंगे, चलो ये तो हमने अब एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया हमने कि भाई एसएससी जूनियर एग्जाम हमारा जो है वो क्या होता है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या किस तरह से किस क्वेश्चन में कितना ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जनरल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है, इस एग्जाम को फाइट करने में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर उनका आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे और आपको उनके कुछ अल्टरनेटिव्स भी देंगे। हम आपको ये फायदा भी बताएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के किस किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से, बिना अपनी डेली लाइफ को इफेक्ट किए, बिना किसी अपने रूटीन को चेंज किए, किस तरह से आप उनको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। आप एसएससी जो कंडक्ट करवाती है जूनियर इंजीनियर एग्जाम, उसके अंदर अपीयर होने के साथ साथ पास भी हो सकते हैं और आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं फिर इंजीनियर स्पेशली, और बाद में लगवा सकते हैं आप कौन सी डिपार्टमेंट में है, एमईएस या आप सीपीडब्ल्यूटी में या सीडब्ल्यूसीएम सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर है, तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। तो इनमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है भाई, अगर रास्ता सही है तो रुकावटें तो आएंगी और उन रुकावटों को दूर करना हम लोगों का काम है। तो हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको किस किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है।